हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि डीएड एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल ही रही है और हमने 10 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। किस प्रकार से आते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग हम सभी उनको कर चुके हैं, कोर्स 7 से लेकर 12 तक। और आज की क्लास में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, आप फर्स्ट ईयर में तो कर ही चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको पता है। तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज बात करेंगे 1 से लेकर 26 प्रश्नों पर बात। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है। प्रश्न आपको पता है क्या, इस तरीके से 1 नंबर में पूछ लेगा कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है। कथन पूछ लेगा, सिद्धांत पूछ लेगा, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये कथन है हमारा स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, अच्छा कभी ये आ जाता है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान दिव्य पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा कहलाती है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य निश्चित अवधि व स्थान के प्राप्त की जाने वाली शिक्षा या प्रदान की जाने वाली शिक्षा कौन सी शिक्षा है। या वह शिक्षा जो किसी विशिष्ट उद्देश्य या निश्चित अवधि या बिना किसी पाठ्यक्रम के या बिना निश्चित स्थान के प्रदान की जाने वाली या प्राप्त की जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा। इसी का सेम अगर आप उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे कि वह शिक्षा जिसमें एक विशिष्ट उद्देश्य अवधि व निश्चित स्थान एवं पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है, औपचारिक शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होता, अवधि नहीं होती, स्थान नहीं होता, बिना किसी पाठ्यक्रम के प्रदान की जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रकृतिवाद शिक्षा का दर्शन है, यह किस सदी में विकसित हुआ। सभी जानते हैं प्रकृतिवाद क्या है, शिक्षा का दर्शन है। तो ये किस सदी में विकसित हुआ, 19वीं सदी में। 19वीं सदी में। एक नंबर के क्वेश्चन है, कहीं से भी पूछ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। या आर्टिकल नंबर आपको देगा, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है ना, किस अनुच्छेद के, तो आर्टिकल नंबर 21 के आती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस तरीके से भी पूछ लेगा कि 21 आर्टिकल के तहत क्या है या 21 आर्टिकल में क्या दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विद्यालय प्रबंधन में मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है। तो विद्यालय प्रबंधन में सभी जानते हैं मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रधानाचार्य की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शिक्षा के 3 मुख्य अंग कौन से हैं। जहाँ शिक्षा प्रदान की जा रही होगी या ग्रहण की जा रही होगी, वहाँ 3 मुख्य अंग कौन से होंगे। एक तो होगा शिक्षक, दूसरा छात्र, तीसरा पाठ्यक्रम। ठीक है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम ये शिक्षा के मुख्य 3 अंग हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई।
तो आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य में होती। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान शुरू हो गई थी आधुनिक शिक्षा की शुरुआत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी है? सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी किसे कहा जाता है? तो वो है परिवार। प्राथमिक पाठशाला, प्राथमिक शिक्षक माता पिता, मतलब प्रथम शिक्षक माता पिता, और प्रथम विद्यालय हमारा परिवार है, और प्रथम सामाजिकरण की एजेंसी भी हमारा परिवार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा में सीखना, स्कूल ग्रेडिंग, प्रमाणन, कॉलेज और विश्वविद्यालय की डिग्री पाठ्यक्रम के साथ विभिन्न विषयों के योजनाबद्ध शिक्षा का उदाहरण दिया है। उन्होंने ये कौन सी शिक्षा है जिसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे कक्षा में एक कक्षा है, एक विशेष स्थान है, एक विशेष अवधि है, ठीक है, और एक उद्देश्य है जिसके साथ सिखा रहे, जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम भी है, सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, और एक कॉलेज, एक स्कूल है, और विश्वविद्यालय से ऐड है जिसमें डिग्री के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, और एक पाठ्यक्रम के साथ विभिन्न विषयों की योजनाबद्ध शिक्षा प्रदान की जा रही है, वो शिक्षा कहलाती है। ये कौन सी शिक्षा का उदाहरण है? औपचारिक शिक्षा। यहाँ पर हमने अनौपचारिक शिक्षा की थी, ये औपचारिक शिक्षा है, जिसमें क्या है, विशेष, इसमें कक्षा, विशेष स्थान है, एक स्कूल के साथ ग्रेडिंग प्रमाणन भी किया जा रहा है, कॉलेज भी जिसमें विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की जा रही है, और एक पाठ्यक्रम के साथ विभिन्न विषयों को योजनाबद्ध शिक्षा दी जा रही है। तो क्या है? एक औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मास मीडिया की प्रमुख भूमिकाएं कौन कौन सी हैं? मास मीडिया की शायद 4 या 5 भूमिकाएं हैं, 4 हैं कि 3 हैं? देखिए, एक है सार्वभौमिक पहुंच, ठीक। दूसरा है जानकारी का भंडारण, दो हो गए, और भी है। तीसरा है भौतिक बाधा से मुक्त, और भी है संगठित प्रभाव, और एक है फलदायी परिणाम। ये हैं मास मीडिया के भूमिकाएं। मास मीडिया की प्रमुख भूमिकाएं हैं सार्वभौमिक पहुंच, जानकारी का भंडारण, भौतिक बाधा से मुक्त, संगठित प्रभाव और फलदायी परिणाम। ठीक, ये 2 नंबर में आ जाते हैं, कभी कभी पूछ बैठता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 5 नंबर में अगर ये आ जाए मास मीडिया की प्रमुख भूमिका है, तो कम से कम आपको हेडिंग तो पता होगा, हेडिंग पता होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1994 में, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी? केरल में हुई थी, केरल में हुई थी, 1994 में हुई थी। ठीक, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण SCERT की स्थापना केरल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, NCERT की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 सितंबर 1961 में हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा की एक अनौपचारिक और सक्रिय एजेंसी बताइए। तो शिक्षा की एक अनौपचारिक और सक्रिय एजेंसी हमारा समुदाय है।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है करके सीखना। कुछ उदाहरण दिए गए हैं किसी चीज़ के। करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, अवलोकन और प्रयोग करना, स्वयं शिक्षा ग्रहण करना, स्वयं प्रयास करना, किस शिक्षण के तरीके हैं। इन्होंने कुछ शिक्षण के तरीके हैं और आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शिक्षण है जिसमें करके सीखते हैं, खेल द्वारा सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं, स्वयं शिक्षा से सीखते हैं, स्वयं प्रयास से सीखते हैं। कौन से शिक्षण के ये उदाहरण है? तो ये उदाहरण है हमारे प्रकृतिवाद शिक्षण के, प्रकृतिवाद शिक्षण के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है आदर्शवाद शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो आदर्शवाद शिक्षण की विधियां कई एक हैं, जैसे व्याख्यान विधि है, भ्रमण विधि है। ठीक है, व्याख्यान विधि हो गई, भ्रमण विधि हो गई, और बहुत सारी हैं आपकी यहाँ पर प्रश्नावली। ठीक, परियोजना विधि। ठीक, व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि, प्रश्नावली विधि और परियोजना विधि, ये हमारी आदर्शवाद शिक्षण की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत के देशभक्त पैगंबर कौन है। भारत के देशभक्त पैगंबर किसे कहा गया है? तो वो हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी। क्या ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है? नहीं, वो कुछ और है। अच्छा, शिक्षा वो तो कथन है उनका। और इनका जन्म कब हुआ क्या पता? 2 क्वेश्चन आ गए, और भी क्वेश्चन पूछ ले। इनका जन्म हुआ था 1863 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, याद रहे आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है प्राचीन शिक्षा के समय के बड़े प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन कौन से थे? प्राचीन समय के कौन कौन से थे? नालंदा था, तक्षशिला था, और है एक और 3 हैं शायद। एक तो है तक्षशिला, दूसरा है नालंदा, और एक है बल्लभी। ये 3 विश्वविद्यालय प्राचीन समय के बहुत ज़्यादा प्रमुख और प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 18 है टैगोर के शैक्षिक दर्शन के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? टैगोर के शैक्षिक दर्शन के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है आपका आज़ादी, ठीक है, दूसरा है प्रकृति और मनुष्य के साथ सक्रिय संचार। ठीक है, फिर है रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति। ठीक, पहला है आज़ादी, दूसरा है प्रकृति और मनुष्य के साथ सक्रिय संचार, और तीसरा है रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति। ये किसके हैं? टैगोर के शैक्षिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? तो व्यवहारवाद के जनक एक तो हमारे सबसे फर्स्ट जॉन डेवी, दूसरे हैं विलियम, तीसरे हैं जेम्स, चौथे हैं चार्ल्स। इन सभी को व्यवहारवाद के जनक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? बहुत ही ज्यादा आता है क्वेश्चन, रट लीजिए। किलपैट्रिक, ठीक। 21 क्वेश्चन देखिए शिक्षा के मुख्य 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो औपचारिक, अनौपचारिक
गैर औपचारिक। लास्ट ईयर क्या हुआ था, ये क्वेश्चन जब कराया था तो ये आए थे कमेंट कि मैम शिक्षा के कई प्रकार हैं, ऑनलाइन शिक्षा, दूरदर्श शिक्षा, ये सब। तो ये मोड्स हैं एजुकेशन के। फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले बता रही हूँ, ये सब मोड्स हैं एजुकेशन, हम किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रकार नहीं है, प्रकार ये हैं औपचारिक, अनौपचारिक और गैर अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रकृतिवाद के जनक कौन हैं, तो रूसो और अरस्तु, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, आदर्शवाद के जनक कौन हैं, तो प्लेटो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्वविद्यालय को बढ़ावा देना, उनमें कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना, कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मूल्यांकन कौन करता है। मतलब ये है कि विश्वविद्यालय को बढ़ावा कौन देता है, ठीक है, कॉलेजों में समन्वय कौन करता है इन सभी में, और शिक्षा के क्षेत्र में इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन कौन करता है, यूजीसी, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन, शायद यही है इसकी फुल फॉर्म, क्लियर नहीं है मुझे। यूजीसी आप समझ जाइए, यूजीसी करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस शिक्षा में पत्राचार पाठ्यक्रम शामिल होते हैं, तो किस शिक्षा में पत्राचार शामिल होते हैं, दूरस्थ शिक्षा में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सी शिक्षा समस्या समाधान आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती है। ऐसी कौन सी शिक्षा है जो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती है, प्रगतिवाद की शिक्षा, प्रगतिवाद शिक्षा। कल ये कमेंट आया था फर्स्ट वालों का, मैम स्क्रीनशॉट ठीक से नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो की क्वालिटी ठीक कीजिए थोड़ा सा, और फिर अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज हमने 26 क्वेश्चनों पर बात की है पूरे, ठीक है, यानी कि 26 प्रश्नों पर बात हम कर चुके हैं और दोबारा भी करेंगे। पहले मतलब कोर्स वाइज एक बार कर लें, 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस कर लें, हर कोर्स से क्वेश्चंस कर लें, कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद मिक्सअप वाले भी क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मॉडल पेपर भी करने हैं। अभी हमारा सेकंड टाइप चल रहा है प्रिपरेशन का, फर्स्ट कर चुके हैं, सेकंड चल ही रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी ही प्रिपरेशन अपनी समाप्त करते हैं और जल्दी ही सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एग्ज़ाम कभी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रिपरेशन हमारी चल ही रही है। अब ज़्यादा गैप नहीं होगा, कंटिन्यू में क्लासें होंगी। एक हफ्ते का भी गैप हो गया था, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, रिकवर होने में टाइम लगा, क्लास नहीं कर पाई थी। अब कंटिन्यू क्लास चलेगी। और अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है या कुछ गलत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, थैंक यू सो मच।